बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बायोलॉजी का है। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर, जिसमें से मैं आपको पढ़ाऊँगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 2। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो पहला लेक्चर है, ताकि मैं उसको एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहता हूँ। जब आप इसको देखें और पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको समझ आए। तो इस वजह से मैं इस चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। आपको पता है कि ये जो है ना, बायोलॉजी लफ्ज़ जो बायो है उसका मीन्स होता है लाइफ। ठीक है। और जो हमारे पास लॉजिकल जो होता है, लफ्ज़ लॉजिकल, उसका मतलब जो होता है रीजनिंग। क्या होता है? रीजनिंग। तो नाम से अब जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स जो किसी जानदार के अंदर पाए जाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे पास हमारी बोन्स में वाटर होता है। वाटर एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? हमारी बोन्स में है, ब्रेन में है, तो इसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब इसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को किस ब्रांच में पढ़ते हैं? बायोलॉजी की बायोकेमिस्ट्री। मीन्स केमिस्ट्री और बायो का जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। ये क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। अब आपको मतलब समझ आ रही होगी, केमिकल कंपोनेंट्स मीन वो कंपोनेंट्स जो केमिकल से रिलेशन रखते हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इस तरीके से जो केमिकल केमिकल प्रोसेस, ठीक है, वो केमिकल अमल जो किसी जानवर में होते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसका जो हम मुताला करते हैं या स्टडी करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो इसका जो बेसिक नॉलेज है बायोकेमिस्ट्री का, ये हमें बेसिक नॉलेज जो बायोकेमिस्ट्री का जो बेसिक नॉलेज है वो हमें क्या जो अंडरस्टैंडिंग देता है। नंबर 1 ये हमें एनाटॉमी को समझने में, एनाटॉमी को क्या करने में? समझने में। दूसरा, जो हमारे पास फिजियोलॉजी है, बायोलॉजी की ये ब्रांचेस हैं, फिजियोलॉजी। ठीक है ना। तो इन दोनों को समझने में जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जो हमें समझने में आसानी होती है, वो हम बायोकेमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। एनाटॉमी मीन जो मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं किसी भी बॉडी की, तो उसमें हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, और फिजियोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। तो इसमें हमें बायोकेमिस्ट्री की जो है ना हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है ना। क्योंकि जो एक स्ट्रक्चर्स होती है, जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो उसमें जो सारा का सारा क्या होता है? बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो स्ट्रक्चर क्या होती है? बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन
बायो तो मतलब लाइफ है, लेकिन केमिकल मतलब बॉडी जो की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें मैक्सिमम जो है ना हमारे पास सारा का सारा चीज़ जो है ना वो क्या है, केमिकल होते हैं। जैसे कि हम कहें प्रोटीन, प्रोटीन में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना, सल्फ़र, ये आयरन वगैरह वगैरह, और बेसिक अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं। और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें ग्लूकोज होते हैं। ग्लूकोज आपको पता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या हमें समझने में मदद देती है कि एक ऑर्गेनिज़म की स्ट्रक्चर कैसे बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब हम मिसाल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन ऑल बी डिस्क्राइब्ड इन बायोकेमिकल टर्म्स, ठीक है ना। ये जो हमारे पास रेस्पायरेशन है वगैरह वगैरह, इनको हम बायोकेमिकल की टर्म्स में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास जो है ना दूसरी बात है कि जो तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स होते हैं, तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स वो केमिकल कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, ठीक है। केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं, जिसको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, 2 कैटेगरी में। कितनी में? 2 कैटेगरी में। नंबर 1 है हमारे पास ऑर्गेनिक, ठीक है, और नंबर 2 जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक। नंबर 2 हमारे पास इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कितने हैं हमारे पास? नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट्स, और जो है नंबर 2 जो है वो है हमारे पास प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं। और जो नंबर 3 है हमारे पास वो है लिपिड्स। क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। और दूसरी बात है हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स। हाँ, ये मेन जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का तो आपको पता ही होगा कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, जो कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेकिन एसेंशियल स्केलेटन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है वो क्या होती है? कार्बन होती है। क्या होती है? कार्बन। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें बहुत सारे क्या आ जाते हैं, कैटेगरी आ जाती है हमारे पास। जैसे कि हो गया वाटर, हो गया हमारे पास। दूसरी बात है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, एंड एसिड बेस हो गए, एसिड बेसिस एट्सेट्रा, ठीक है ना। साल्ट्स हो गया हमारे पास। ये किस कैटेगरी में आते हैं? इनऑर्गेनिक। लेकिन ये एक ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हेल्प आउट होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास टेबल नंबर 2.1 में एक कंपैरिजन दिया गया है, ठीक है ना। तो केमिकल कंपोनेंट्स का वेट के लिहाज से, क्या टोटल सेल वेट के लिहाज से, 2 चीज़ों का कंपैरिजन। एक तो है बैक्टीरियल सेल, एक क्या है? बैक्टीरियल सेल है। और दूसरा जो है हमारे पास मैमेलियन सेल है। मैमेलियन सेल और क्या है हमारे पास जो है, इन दोनों का क्या दिया गया है? कंपैरिजन दिया गया है। वो कहते हैं कि नंबर 1 वाटर की बात करें तो वाटर जो हमारे पास है, वाटर इधर जो है वो 70% है। क्या? 100% में से 7%। इधर भी वही है, सेम अमाउंट है। लेकिन अगर प्रोटीन की बात करें, किसकी? नंबर 2 प्रोटीन की बात करें
तो जो बैक्टीरियल सेल में है वो 15% है, लेकिन इधर क्या है 18% है। और जब हम कार्बोहाइड्रेट एंड हमारे पास लिपिड और डीएनए आरएनए इनकी बात करें तो हमारे पास ये है कोई डिफरेंट अमाउंट होती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास जो होती हैं वो 3% इधर होता है और 4% इधर होता है। अगर हम लिपिड की बात करें तो हमारे पास लिपिड्स जो होते हैं इधर 2% होते हैं, इधर 3% होता है। और जो हमारे पास डीएनए है मेरे ख्याल से इधर ज़्यादा होता है 1%, लेकिन इधर बहुत ही कम होता है, चौथा हिस्सा होता है, 4th पार्ट होता है किसका, बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए होता है इधर जो होता है उसमें। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो हमारे पास जो आरएनए होता है नंबर 6 पे है हमारे पास आरएनए। इसमें जो है यहाँ पे 6% है और यहाँ पे क्या है 1.1%। ठीक है, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो 2% होते हैं, 2%। ठीक है ना, ये बुक से रीड कर लीजिएगा आप। और जो है ना इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम और आयंस होते हैं, ये आयंस की शक्ल में होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम एट्सेट्रा। ठीक है ना, तो ये 1% इधर होते हैं और 1% इधर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कुछ कंपैरिजन। अब हम आगे बात करते हैं। तो हमारे पास जो एक डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये 2 कैटेगरी के होते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन पढ़ देते हैं कि जो तमाम के तमाम प्रोसेस, ऑल प्रोसेस जो डन हो रहे होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डन हो रहे होते हैं, मतलब ऑल केमिकल प्रोसेस जिसमें एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन भी करवाते हैं और कंपाउंड्स की कॉम्बिनेशन भी करवाते हैं। 2 कैटेगरी हैं, एनाबॉलिज्म, 2 टाइप्स हैं इसकी, एनाबॉलिज्म ठीक है और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़ के क्या लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसमें हमें क्या करनी पड़ती है, इसमें हम सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है ना, एनर्जी क्या होती है इसमें, रिलीज, एनर्जी नीड, इसमें क्या हमें एनर्जी नीड पड़ती है, नीड होती है, हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, यूज़ करके इनको जोड़ते हैं। दूसरा है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। क्या है, कैटाबॉलिज्म, इसमें हमें एनर्जी रिलीज़ होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज़, किसी चीज़ को तोड़ने में एनर्जी निकलती है। बिग मॉलिक्यूल को हमने स्मॉल में तोड़ना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो इनकी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस है तो वो आ जाता है किस में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके हमारे पास बनाते हैं क्या, ग्लूकोज। ठीक है, ये मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, साथ ही ऑक्सीजन रिमूव होती है। और जो इसका अपोजिट है ये आ जाता है एनाबॉलिज्म में, और जो है ना रेस्पायरेशन इसका जो अपोजिट है तो वो आ जाता है किस में, अपोजिट पोजीशन में आ जाता है। तो उसका ये है कि भाई बिग मॉलिक्यूल जो होगा वो टूटेगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ये इसमें साथ इधर ऑक्सीजन यूज़ होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन की बात होगी। आगे हम जो एक टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। क्या है,
importance of carbon, importance of इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। क्या बात कर रहे थे हम? इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। सबसे पहले जो इसकी एक पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट, तो इसकी जो पहली है, ये एक बेसिक एलिमेंट है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक एलिमेंट। क्या? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक एलिमेंट है। एक डब्बे में येलो ब्लॉक में डेफिनेशन दी गई है कोवलेंट कंपाउंड की। क्या? कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है? शेयरिंग बिटवीन टू और मोर एटम्स, ठीक है ना, कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रॉन शेल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ये देखो, ये सेम एलिमेंट है, कार्बन और कार्बन। ये इस तरीके से ये डिफरेंट एलिमेंट में बन सकता है, लेकिन फिर वो कैटेगरी आ जाती है कोवलेंट कंपाउंड और नॉन कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंगल कोवलेंट कंपाउंड। जब 2 बॉन्ड होंगे तो डबल कोवलेंट कंपाउंड, जब ट्रिपल होगा तो ट्रिपल कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। तो इसको हम नाम देते हैं क्या? कोवलेंट कंपाउंड का नाम देते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ख़ास प्रॉपर्टी है। कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ये मैंने कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बताई है कि जब 2 सिमिलर एटम या डिफरेंट एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो शेयरिंग के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो ये होता है। अब ये एक यूनिक एटम है। क्या है? एक वाहिद ख़ास एटम है, एक अलग थलग है। ये सेंट्रल किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में, किसी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका सेंट्रल पार्ट होता है। क्या होता है? सेंट्रल पार्ट होता है। और ये स्केलेटन बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्या बनाता है? स्केलेटन। क्या बनाता है? स्केलेटन मीन ढांचा बनाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये कार्बन है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो ये एक देखो मिड में आता है हमेशा, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिड में आता है। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया था कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हों, ठीक है ना। तो ये एक सिमेट्रिकली, ये क्या बनाता है? सिमेट्रिकली बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिमेट्रिकली बॉन्ड बनाता है। ये कम से कम 4 बॉन्डेड बॉन्ड और एटम्स और रेडिकल्स और 4 बॉन्ड्स अरेंज करता है सिमेट्रिकली। मैंने बताया ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकली इन टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? टेट्राहेड्रल फॉर्म में। और तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी। क्या होती है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और जो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किससे कंबाइन होती है? वैलेंसी से। टेट्रा वैलेंसी, इसकी वैलेंसी पूरी की पूरी होती है, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स में काम आता है। कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर, कार्बन एटम कैन आल्सो कंबाइन म्यूचुअली फॉर्म स्टेबल एंड ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड रिंग्स, ठीक है ना। ये बनाता है। दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेस्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या? वेस्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जैसे कि हमारे पास ये देखो, ये एक कार्बन ब्रांच भी बना सकता है, ठीक है ना, और अनब्रांच्ड भी बना सकता है। क्या बना सकते हैं? ये अनब्रांच्ड है। और जो है ना, ये देखो, ये कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे एक ब्रांच जुड़ गई, ठीक है ना। कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे एक ब्रांच जुड़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से, और रिंग में भी आ जाता है। ये देखें, एक मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये रिंग में आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी? रिंग में आ जाएगी। तो इस तरीके से भी बना सकता है। ये आगे साथ वैलेंसी पूरी कहते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते जाते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी है, जब वो कहता है कि कार्बन कंबाइंस कॉमनली, आम तौर पर ये इन कार आइटम के साथ मिल जाता है। क्या बना जाए?
मिल जाता है, ये मिल जाता है, ये जब इनके साथ मिलता है तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। क्या आते हैं? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये क्या है? पोटेंशियल सोर्स। क्या है? पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, ऑफ केमिकल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। मतलब जो सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक सेल है, ठीक है ना, इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहे होते हैं उसमें जो मतलब एनर्जी आती है वो इस बॉन्ड से आती है, जो मतलब कंपाउंड्स होते हैं वो इस बॉन्ड से मतलब आती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है ना, ये हमेशा कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। ये जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे ये तो होगा कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन इसका जो कार्बोहाइड्रेट में स्पेसिफिक नेम होगा वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होगा। ठीक है ना, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। दो कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकराइड्स होंगे, जो दो छोटे छोटे कंपाउंड होंगे कार्बोहाइड्रेट के, उनको जोड़ने में स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाएगा। कार्बन कंबाइंस, जब दूसरी एक और बात है, जब कार्बन कंबाइन विद नाइट्रोजन तो ये आपको बॉन्ड कहाँ पे नज़र आएगा? अमाइनो एसिड में। आपको पता है अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है ना, अमाइनो एसिड लिंकेज, अमाइनो लिंकेज क्या नाम देंगे? टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्या नाम देंगे? पेप्टाइड बॉन्ड का, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे। जब ये पेप्टाइड्स बॉन्ड बनते हैं, ऐसे बनते जाते हैं, ऐसे ऐसे बनते जाते हैं, तो ये क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास दूसरी। अब एक और बात करते हैं तो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि दूसरी बात है कार्बन की जो प्रॉपर्टी है तो वो क्या है? लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। इसमें जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सेलुलोज की, और जो हमारे पास फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये सारी के सारी ये लार्ज ऑर्गेनिक में ये जनरली जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसी वजह से किसी भी सेल की स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं। किसी भी सेल की, एक सेल है ना बॉडी के अंदर, आपको पता है एक एनिमल की या एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल्स पर पहले मुश्तमिल होती है, फिर टिश्यूज़ आते हैं, फिर आगे ऑर्गेनाइजेशन होती जाती है। अब इसके अंदर जो है ना लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल। मीन आपको पता है सेलुलोज है, सेलुलोज जो बना होता है वो ग्लूकोज का बना होता है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि सेलुलोज के अंदर ग्लूकोज स्टोर हुआ है। ठीक है ना, तो ये जब क्या बॉडी के अंदर जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल स्टोर हुए होते हैं तो बॉडी के अंदर जब क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो तब ये टूटते हैं, ये ब्रेक होते हैं, तो इससे हमें क्या होती है? एनर्जी हासिल होती है। क्या होती है? एनर्जी हासिल होती है। अब दूसरी बात ये है कि ये अब इसमें कार्बन की प्रॉपर्टी आ रही है, क्योंकि ग्लूकोज में भी कार्बन है, सेलुलोज में भी कार्बन है, इस तरीके से कार्बन की प्रॉपर्टी ये भी है, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल बनाती हैं। ठीक है ना, कैटिनेशन के प्रोसेस से। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब हैं, जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, और फैटी एसिड हैं, ठीक है, ये सारे के सारे या तो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं या फिर क्या बनते हैं? सब यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? सब यूनिट्स। मीन ये मिल के बड़े बड़े कंपाउंड मैक्रो मॉलिक्यूल को बिल्ड करते हैं। क्या करते हैं? बिल्ड। सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं।
इमीजिएटली ये ब्रोकन डाउन हो जाते हैं और रिलीज़ करते हैं एटीपी। क्या करते हैं? एटीपी रिलीज़ करते हैं। सच सब्सटेंसेस सारा इमीजिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये आपको पता है बॉडी के अंदर इमीजिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इमीजिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये था हमारे पास कुछ कार्बन की इम्पोर्टेंस। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम कल इंशाल्लाह मिलेंगे और मेरे इस तरीके से लेक्चर डाउनलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा। तो वाटर जो है, वाटर एक मीडियम ऑफ लाइफ। क्या है? मीडियम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का एक हिस्सा है। क्या है? अब इसकी देखें जाए तो परसेंटेज के लिहाज से ये अबंडेंट है। तमाम कंपाउंड को कंपैरिजन किया जाए, मींस हम कंपैरिजन करेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस कंपाउंड की जो क्वांटिटी है वो अबंडेंटली है। क्या है? अबंडेंटली है। इसकी रेंज है 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। क्या? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अच्छा, अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के जो टिश्यूज़ आते हैं, टिश्यूज़ वो कौन से? ह्यूमन टिश्यूज़ कंटेन 20% वाटर इन बोन। ठीक है, और जो 85% है इन ब्रेन सेल्स में। तो ये कुछ बात थी, मैंने आपको बता दी। 20% जो होता है वो बोन सेल्स में होता है वाटर ह्यूमन के अंदर, और जो हमारे पास 85% होता है वो ब्रेन में होता है। ऑलमोस्ट तमाम के तमाम जो रिएक्शंस होते हैं ना, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस इन एन ऑर्गेनिजम्स वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में होते हैं। क्या होते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में होते हैं। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट होता है वाटर। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है ना, और जो हमारे पास इट आल्सो यूज्ड इन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस में भी ये रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, ये मैंने बताई। अच्छा, एक दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, फिर ना अगर टाइम बचता है तो कंप्लीट हो जाएगा, वरना आगे भी इसको दोबारा पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। पहली क्या है? सॉल्वेंट प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टीज़ कह लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है? पोलर तो आप समझते ही होंगे, आप केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, पोलर क्या चीज़ होती है। वाटर जो है ना, सबसे पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये क्या है? एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। क्या है? एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। और जो हमारे पास फॉर पोलर सब्सटेंसेस, क्योंकि आपको ये भी रूल पढ़ा होगा, लाइक डिज़ोल्व, लाइक 9th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है ना, पोलर सब्सटेंसेस के लिए ये क्या है? एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। ठीक है ना, ये एक जैसे कि हमारे पास आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं, आयनिक सब्सटेंसेस ये भी एक पोलर सब्सटेंसेस है। ठीक है ना, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं किसमें? डिज़ोल्व्ड इन वाटर। किसमें? डिज़ोल्व्ड इन वाटर। और जो हमारे पास ये फिर जब किसी पानी में, आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जो हमारे पास एक सोडियम है। ठीक है, ये जब पानी में इसको डाला जाता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाता है। किसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाता है। जब ये सॉल्यूशन बनता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है, जिसमें फिर ये क्या होता है, रैंडमली मूव करते हैं। तो ये जब फेवरेबल स्टेट में होते हैं तो आपस में क्या कर लेते हैं? रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं?
रिएक्ट करते हैं और फिर एक दूसरा एक बॉन्ड बना देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस जो होते हैं वो एक्वस मीडियम में होते हैं। इन सेल्स की बात करें तो ऑल केमिकल रिएक्शंस और कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स विच वर्क इन एक्वस एनवायरनमेंट। तकरीबन तमाम के तमाम जो बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, तमाम के तमाम जो एंजाइम्स होते हैं वो वाटर के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अगर हम सेल्स की बात करें, ऑल केमिकल रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स विच वर्क इन एक्वस एनवायरनमेंट। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे जो सेम एटम के दरमियान बने होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सच एज फैट्स होते हैं और जो लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनसोलुबल इन वाटर होते हैं। ये क्या करते हैं, टू मेंटेन मेम्ब्रेन्स विच कंपार्टमेंट्स इन दी सेल्स, सेल के जो कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, मेंटेन करते हैं। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है, टाइम बहुत हो गया है, तो इंशाल्लाह हम फिर एक लेक्चर डाउनलोड करेंगे, एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। आज मेरे पास मोबाइल भी यही है और मैं इंशाल्लाह मेहनत करूँगा तो मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर सकूँगा।